हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। जो आप पिक अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हैं पेनपा सेरिंग, जिन्हें तिब्बत का प्रेसिडेंट बनाया गया है। आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्हें चुना गया है। और इस पूरे वीडियो में हम तिब्बत के इतिहास के बारे में जानेंगे। तिब्बत कैसे बना, वो चीन के क्षेत्राधिकार में कब से आया, चीन ने उस पर किस प्रकार से दखल किया, भारत का तिब्बत के साथ संबंध कैसा है, भारत की रणनीति तिब्बत को लेकर क्या है, ये और विश्व तिब्बत को किस नज़रिए से देखता है, ये सब बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तिब्बत का इतिहास हमारे लिए जानना सबसे जरूरी है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के इस सुदूर इलाके को संसार के छत के नाम से भी जाना जाता है। चीन में तिब्बत का दर्जा एक स्वायत्त शासित क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। चीन का कहना है कि इस इलाके पर सदियों से उसकी संप्रभुता है, यानी कि उसका अधिकार है, जबकि बहुत से तिब्बती लोग अपनी वफादारी अपने निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रति रखते हैं। मतलब वहाँ के जो नेता माने जाते हैं वो दलाई लामा माने जाते हैं, या धर्मगुरु कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन चीन उन्हें पूरी तरीके से नकारता है और चीन वहाँ पर शासन की मंशा बनाए रखता है। दलाई लामा को उनके अनुयायी एक जीवित ईश्वर के तौर पर देखते हैं और चीन उन्हें एक अलगाववादी नेता के तौर पर देखता है। तो तिब्बत का इतिहास काफ़ी उथल पुथल रहा है। कभी वो एक देश के तौर पर भी था, तो कभी मंगोलिया और चीन के ताकतवर राजवंशों ने उस पर हुकूमत करी है। लेकिन साल 1950 में चीन ने इस इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों संख्या में सैनिक भेजे। तिब्बत के कुछ इलाकों को अपना क्षेत्र में बदल दिया, बाकी इलाकों को इसके लिए उन्होंने चीन के प्रांतों में मिला लिया। सन 1933 में 13वें दलाई लामा की मृत्यु के बाद से तिब्बत धीरे धीरे चीन के घेरे में आने लगा। चीनी भूमिका तब आप कह सकते हैं कि 14वें दलाई लामा ने 1940 में शासन संभाला, और 1951 की संधि के अनुसार यह साम्यवादी चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। दुनिया के किसी भी देश ने कभी भी तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में नहीं मान्यता दी है। दरअसल 2003 के जून महीने में भारत ने भी आधिकारिक रूप से मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। 13वें जो दलाई लामा थे उन्होंने 1912 में तिब्बत को एक स्वतंत्र देश घोषित किया था, लेकिन उसके बाद जो चीन ने आक्रमण किया, या फिर आप कह सकते हैं कि चीन ने 1950 में जो कार्य किया, उसको लेकर तिब्बत आज भी संशय की दृष्टि से देखा जाता है। साल 1959 में चीन के खिलाफ हुए एक नाकाम विद्रोह के बाद 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी, जहां उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया। 60 और 70 के दशक में चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान तिब्बत के ज्यादातर बौद्ध धर्मों को या बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया। माना जाता है कि दमन और सैनिक शासन के दौरान हजारों तिब्बतियों की जानें इसमें गई थी। अब जब इसमें मेन टॉपिक उठता है कि चीन तिब्बत का विवाद शुरू कब हुआ था, तो चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत कई सदियों तक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में और चीन का उस पर नियंत्रण अधिकार नहीं रहा है। मंगोल राजा कुबलई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की थी और तिब्बत ही नहीं बल्कि चीन, वियतनाम और कोरियाई तक अपने राज्यों का विस्तार किया था। फिर 17वीं शताब्दी में चीन के चिंग राजवंश ने तिब्बत के साथ संबंध बनाए। 260 साल के रिश्तों के बाद चिंग सेना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, लेकिन 3 साल के भीतर ही उसे तिब्बतियों ने खदेड़ दिया। 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। फिर 1951 में चीनी सेना ने एक बार फिर तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के एक शिष्टमंडल ने एक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए, जिसके अधीन तिब्बत की प्रभुसत्ता चीन को सौंप दी गई। दलाई लामा भारत भाग आए और तभी से वे तिब्बत की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एक इतिहास है। तो जब चीन ने इस पर अपना अधिकार कर लिया, तब से तिब्बत को तिब्बत पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना माना जाता है। फिर से सुन लीजिए, तिब्बत पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना माना जाता है। 6 ऐसे देश हैं जिस पर चीन अपना कब्जा जमाए हुए है और अपना देश मानता है, वो 6 भी जान लीजिए।
पूर्वी तुर्किस्तान, चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर 1949 पर कब्जा किया था। तिब्बत पर 23 मई 1950 को। तीसरा देश है दक्षिण मंगोलिया, चौथा है ताइवान, पांचवा है हांगकांग और छठा है मकाऊ। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बताया गया है, देखिए इस टॉपिक में जो ये बताया गया है कि चुनाव आयुक्त वांगडू त्सेरिंग ने औपचारिक रूप से पेनपा त्सेरिंग को निर्वासित सिक्योंग घोषित किया है। सिक्योंग मतलब अध्यक्ष, साथ ही 17वीं तिब्बती संसद के 45 निर्वाचित सदस्यों की भी उन्होंने घोषणा करी है। आगे ये बताया गया है कि जो निर्वाचित तिब्बती संसद के पूर्व अध्यक्ष पेनपा त्सेरिंग को केंद्रीय तिब्बत शासन प्रशासन का अध्यक्ष चुन लिया गया है और अधिकारियों ने 14 मई 2021 को इसकी जानकारी दी थी। 14 मई 2021 को इसकी जानकारी दी थी। निर्वासित तिब्बत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त वांगडू त्सेरिंग पेसुर ने एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पेनपा त्सेरिंग 17वीं निर्वासित संसद के सिक्योंग यानी कि अध्यक्ष के पद के लिए 34,324 वोट हासिल करने में सफल रहे हैं और केंद्रीय तिब्बत प्रशासन ने ये इसकी घोषणा करी है। आगे इसमें यह बताया गया है कि ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी ओर हाल ही में हुए चुनाव में कलसंग दोरजी औकात्संग ने 28,907 वोट हासिल किए हैं। केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के पहले सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति लोब्सांग तेंजिन थे। वह 20 अगस्त 2001 को इस पद पर आप कह सकते हैं कि बैठे थे। 2011 के पहले केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के अध्यक्ष का पद दलाई लामा के अधीनस्थ था, जो अपनी स्थापना के बाद से निर्वासित तिब्बत सरकार की अध्यक्षता कर रहे थे। अब अगर हम इसकी जो मुख्य बातों की तरफ बढ़ें तो 26 देश, देखिए लिखा हुआ है 26 देशों में रह रहे 83,000 से अधिक तिब्बतियों ने 11 अप्रैल 2021 को सिक्योंग के पद के चुनाव के लिए तीसरे और अंतिम दौर के मतदान में भाग लिया था। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्वासित तिब्बती संसद के 45 सदस्यों की भी नियुक्ति की घोषणा करी थी। निर्वासित तिब्बती संसद के 45 नए सदस्यों में 10 सदस्य शामिल होंगे जो तिब्बत के 3 पारंपरिक प्रांतों खाम, यूत्सोंग और अम्दो में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करेंगे और 2 तिब्बती प्रतिनिधि तिब्बत के बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्कूलों में से प्रत्येक से रहेंगे। अब ये जान लेते हैं कि पेनपा त्सेरिंग हैं कौन। तो उनका जन्म 1967 में कर्नाटक के बाइलाकुली में एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। पेनपा त्सेरिंग एक तिब्बती राजनीतिज्ञ हैं जो 1996 से 2006 से 2 कार्यकाल के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की संसद के लिए चुने गए थे और इसके बाद 2008 से 2016 के बीच वे निर्वासन में 14वीं और 15वीं तिब्बती संसद के स्पीकर भी बने। केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के अध्यक्ष बनने के बाद वह वर्तमान राष्ट्रपति लोब्सांग सांगे का स्थान लेंगे। अब हम जानते हैं कि अबाउट सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के बारे में। यह तिब्बत की चुनी हुई संसदीय सरकार है जो भारत के धर्मशाला में स्थित है। केंद्रीय तिब्बत प्रशासन को निर्वासित तिब्बती सरकार भी कहा जाता है। 1959 में इसके गठन के बाद से केंद्रीय तिब्बत प्रशासन को चीनी सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि तिब्बती शरणार्थी और प्रवासी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को राष्ट्रपति संसद सदस्यों के लिए मतदान करने और वार्षिक वित्तीय योगदान देकर समर्थन और मान्यता देते हैं। अब चीन और तिब्बत संघर्ष की अगर हम पृष्ठभूमि जान लें, जैसा कि पहले ही वीडियो की शुरुआत में आपको बताया जा चुका है कि तिब्बती क्षेत्र को पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना द्वारा प्रशासित किया जाता है।
एक ऐसी स्थिति जिसे केंद्रीय तिब्बत प्रशासन द्वारा एक नाजायज सैन्य कब्जे के रूप में माना जाता है। सीटीए इस स्थिति को बनाए रखता है और तिब्बत स्वतंत्रता के इस एक लंबे इतिहास के साथ एक स्वतंत्र और विशिष्ट राष्ट्र है, जबकि चीनी सरकार यह दावा करके क्षेत्र पर अपने सैन्य कब्जे को सही ठहराती है कि चीन एक जातीय राष्ट्रवाद है और चीन की सरकार ने लगातार अभ्यास किया है। तिब्बत पर 700 से अधिक वर्षों से संप्रभुता है। तो ये वीडियो था जिसमें आपको तिब्बत सरकार और उस पर जो चीन का अधिकार है और कौन राष्ट्रपति बने हैं, ये सब बातें बताई गई हैं। और भी आपको एक बात इसमें बता दी जाए कि वाणिज्यिक विमानों को तिब्बत के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो वाणिज्यिक विमानों को उड़ान की अनुमति दी जाती है वो 28,000 से 35,000 फीट तक ही दी जाती है और तिब्बत उससे कहीं ऊपर है, इसलिए वहाँ पर ये वाणिज्यिक विमान उड़ान नहीं भरते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो आपको जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए वो मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।